Hello students, welcome back to my channel. आज sound pollution, right? This will be lecture number 4. Lecture number 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट वाटर पोल्यूशन, राइट? आप सभी को मैंने बताया था 99.9% वाटर होता है, बट 0.1% क्या होती है? इम्प्योरिटीज, राइट? और इस 0.1% इम्प्योरिटीज में होते हैं कोलॉइडल इम्प्योरिटीज, राइट? डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज भी होते हैं इसमें, राइट? इस तरीके से हमने इम्प्योरिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फिर टेर्रा बताया था वाटर हाइकेंथ को, विच इज दी मोस्ट हार्मफुल एक्वाटिक वीड। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट? उसके बाद हमने देखा था COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देन हमने देखा था अबाउट बायो मैग्निफिकेशन, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यूट्रोपिक लेक हमने देखा था, यूट्रोपिकेशन देखा था हमने, राइट? उसके बाद वेस्ट वाटर जो है या सीवेज वाटर जो है उसको कैसे ट्रीट कर सकें, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट, ये भी देखा था। और केस स्टडी ली थी एरकेटा का, जहाँ पर बायोलॉजिकल सैनिटेशन होता है, राइट, बायोसैन होता है, टॉयलेट्स होते हैं, राइट? सो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, राइट? आज साउंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, विच विल बी दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट? सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट causes the sound pollution. Increase in the noise and the atmosphere, right, is called what? Noise या फिर sound pollution, right? तो जब एटमॉस्फेयर में जो नॉइज है, नॉर्मल जो नॉइज है उससे ज्यादा नॉइज आता है, इंक्रीज हो जाता है नॉइज या साउंड, दैट इज नोन एज व्हाट? साउंड और नॉइज पोल्यूशन, राइट? नॉइज इज अ लाउड एंड अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड, राइट? अच्छा नहीं लगता है जब बहुत ज्यादा आवाज आती है, राइट? और वो जरूरी भी नहीं होता है, बिकॉज जब हम नॉर्मली जो एक नॉर्मल वॉइस है, नॉइज है या साउंड है, उसमें हम चीजें सुन सकते हैं, तो उसको ज्यादा जोर से बोलने की या फिर बताने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो नॉइज क्या होता है? एक लाउड होता है और ये अनवांटेड और अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लगता। आपने सुना होगा माइक्स में या फिर कहीं पर बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही है, राइट, डीजेस की। सो कौन सी चीजें हैं जो नॉइज पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? द कॉमन थिंग्स which are responsible for noise pollution are what? Industries and mills, right? इंडस्ट्रीज मिल में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, आपने कभी विजिट किया होगा तो आपको वहां पर इतना कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, बिकॉज बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो चलती रहती हैं लगातार, ईयर्स में काफी दिक्कत आती है उसकी वजह से, राइट? नेक्स्ट, उसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? व्हीकल्स रोड पर चल रही है, राइट, जोर जोर से आवाज लगा रही है, हॉर्न बजा रही है, राइट? ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हॉर्न आ रहा है, आवाज आ रहा है, राइट? तो इससे भी क्या होता है? हेड पेन होता है, राइट? और अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस फील होता है, राइट? नेक्स्ट, टेलीविजन स्टेरियो, आवाज जोर से लगा दो कोई गाना, राइट? सो जो उसके स्पीकर्स है वो फटने लगते हैं, तो जो साउंड है वो थोड़ा अनप्लीजेंट लगता है। इतना नॉर्मल जो वॉइस है उसमें आप सॉन्ग सुनो तो इट्स बेटर, राइट? उसमें थोड़ा प्लीजेंटनेस होता है, इजीनेस होता है, राइट, अच्छा लगता है। बट जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाए तो मजा नहीं आता, राइट? और उसके बाद अगेन लाउड स्पीकर्स, जेट प्लान्स एक्सेट्रा, राइट? सो इसको हम मान सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी, राइट? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन बेल और डेसिबल, बेल या फिर डेसिबल। बेल जो है वो बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू डेसिबल। बेल इज द लार्ज यूनिट एज कंपेयर टू डेसिबल। वन बेल is equals to 10 decibel, right? Normally at 25 decibel the atmosphere may be peaceful. कितने पे इंपॉर्टेंट है, याद रखो 25, right?
above 80 decibel intensity of sound is called noise pollution. So जब 80 से ज्यादा हो जाएगा, 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नॉइज पोल्यूशन. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन एंड सोर्स या फिर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं. और ये भी याद रखना है कि 25, 30, 35 तक, 40 इनफैक्ट डेसिबल तक नॉर्मल हम समझ सकते हैं साउंड को, बट जब इंटेंसिटी जो है 80 से भी ज्यादा हो जाएगी, दैट इज द नॉइस ऑफ साउंड पोल्यूशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. Chronic exposure to relatively lower noise level of cities may be permanently damage hearing abilities of humans, right? काफी ज्यादा जो हियरिंग है खत्म हो सकती है, काफी हद तक खत्म हो सकती है जब लोअर नॉइज लेवल जो है वो कैसे हो, क्रॉनिक एक्सपोजर, उसका जो एक्सपोजर है वो कैसा हो, क्रॉनिक एक्सपोजर हो. So, इस केस में जो हियरिंग एबिलिटी वो भी खत्म हो सकती है धीरे धीरे, राइट. नॉइस ऑल्सो कॉजेस स्लीपलेसनेस, राइट. आप देखोगे कभी ये जो नवरात्रि के उत्सव होते हैं, राइट, गणपति के जो उत्सव होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि किसी किसी घर में ऐसे भी होता है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ दिस हैवी नॉइस. ओके, बट स्टिल अभी तो आई गेस काफी ज्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि you cannot use the loudspeaker in the night, right. नाइट में आप 10-11 बजे के बाद नहीं यूज कर सकते हो. सो स्लीपलेसनेस हो जाता है ज्यादा नॉइस की वजह से. हार्ट बीट बढ़ जाता है, सो इंक्रीज्ड हार्ट बीटिंग, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, राइट, एंड thus considerably of stressing humans, right. नेक्स्ट है रिडक्शन of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent material. क्या यूज कर सकते हैं, sound absorbent material, or by muffling noise. Okay, muffling noise like green muffler. ग्रीन मफलर स्टूडेंट्स किसको कहा गया है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, राइट. सो याद रखना है कि इंडस्ट्रीज में कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पर ये चीज बताई हुई है कि हम कैसे इंडस्ट्रीज में नॉइज कम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल. ओके, ग्रीन मफलर स्कीम, यहाँ पर वही बात बताई है. क्या होता है, ट्रीज सच एज नीम एंड अशोका एब्जॉर्ब साउंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट along रोड साइड. इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर स्कीम. ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, कौन सी ट्रीज को, नीम एंड अशोका. नीम एंड अशोका आर दी साउंड एब्जॉर्बर्स, राइट. तो इनको रोड साइड में क्या करना चाहिए, प्लांट कर देना चाहिए, राइट. दे आर व्हाट, साउंड एब्जॉर्बेंट. दिस इज व्हाट इज द ग्रीन मफलर स्कीम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, राइट. इसमें आपको बताया गया है वेरी क्वाइट 20 to 30 डेसिबल को वेरी क्वाइट बोलेंगे. साउंड क्वाइट प्लेसेस इज 20 डेसिबल. मोशन पिक्चर्स स्टूडियो या फिर ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, राइट. सो यहाँ पर आपको ये लेवल का साउंड देखने को मिलेगा. साइलेंट या फिर क्वाइट, दैट इज 30, 35 to 50 डेसिबल. ये कहाँ होगा, हॉस्पिटल्स 30 to 35, स्कूल्स 45 to 50, लाइब्रेरी 50, ऑफिसेस 40 to 50. नॉर्मल वॉइस जो हम लोग बोलते हैं 55 डेसिबल. कन्वर्सेशनल वॉइस 60 डेसिबल. मॉडरेटली लाउड दैट इज 70 to 90 डेसिबल. ये कहाँ होता है, एवरेज ट्रैफिक 70 डेसिबल. हैवी सिटी ट्रैफिक 90 डेसिबल. वेरी 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 हाई, राइट, बहुत ज्यादा हाई है. 80 हमने देखा था कि 80 से ज्यादा इंटेंसिटी होगा साउंड का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज दी साउंड या फिर नॉइज पोल्यूशन, राइट. सो ये 90 है, 90 से ऊपर जो भी होगा that will be considered, that intensity of sound will be considered as pollution indicating, right. next uncomfortable, जिससे sleeplessness होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग अल्टर हो जाता है, that will be above 100 decibel. एयरक्राफ्ट,
राइट, दैट इज 120 डेसिबल, अबव 100 के ऊपर की बात होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है एयरक्राफ्ट में, यहाँ पर जो नॉइज होता है वो कितना होता है 120 डेसिबल का, राइट, बहुत ज्यादा पेनफुल, अबव 130 डेसिबल, 130 डेसिबल से ज्यादा होगा दैट विल बी रियली पेनफुल। ये रॉकेट, जेट, प्लेन, राइट, सो इस जगह पर आपको दिखाई देगा। ओके, सो ये वैल्यूज हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, सॉलिड वेस्ट, राइट। सॉलिड वेस्ट होता क्या है, इट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, जो वेस्ट है जो हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे, दैट विल बी द सॉलिड वेस्ट, राइट, जो कि यूजफुल नहीं होता। Municipal solid waste are the waste which are from homes, offices, stores, schools, hospitals and etc. and they are collected and disposed by the municipality. Right, आपको पता ही होगा, राइट, और एक इंडिविजुअल एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी की वैन्स आते हैं, राइट, लोग आते हैं, राइट, विद द डस्टबिन, ताकि जो भी आपके घर का वेस्ट है, ऑफिस है, स्कूल्स की वेस्ट है, हॉस्पिटल्स वेस्ट है, उसको हम उसमें क्या कर सकें, डाल सकें। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ये जनरली क्या क्या इसमें हम कंसिडर करेंगे, इट विल बी हैविंग पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, राइट, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, ये सारा जो है ये सब क्या है, एक सॉलिड वेस्ट है। अब जनरली इनको क्या किया जाता था पहले, बर्निंग, राइट, तो बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ दिस वेस्ट, ये जब इसको बर्न कर देंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न, जैसे मैंने बताया अभी के टाइम में इसको बर्न नहीं करते हैं, राइट, टू कंप्लीशन। एंड ओपन डम्प्स ऑफ्टन सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड, राइट, सो ये क्या है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। अब इसको ये जो बर्निंग है, अब बर्न नहीं करते तो एक नई चीज आई है, सैनिटरी लैंडफिल्स। क्या है, सैनिटरी लैंडफिल, राइट, सैनिटरी लैंडफिल जो है वेर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स, राइट, ओपन में जो बर्न कर रहे थे, राइट, यहाँ पर देखो आपको पता है बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम, सो बर्निंग का जो सिस्टम था वो भी बंद हो चुका है। देयर आर व्हाट, सैनिटरी लैंडफिल्स। क्या किया जाता है इन सैनिटरी लैंडफिल, वेस्ट आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन, राइट, कुछ इस तरीके से एक डिप्रेशन बनेगा, राइट, इसमें फिर क्या किया जाएगा, सारा जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करेंगे, राइट, और ऊपर से एक मिट्टी की लेयर बन जाएगी, राइट, मतलब रख दी जाएगी, बन नहीं जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, उसके ऊपर उसको रखा जाएगा, राइट, और इट आफ्टर कंपैशन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे, राइट, जैसे मैंने बताया। सो इस तरीके से ये क्या है, बेसिकली एक सैनिटरी लैंडफिल, राइट। अब इसके अंदर आप ये जो आपका वेस्ट है, ये किस तरीके का वेस्ट होगा, ये पेपर हो सकता है, राइट, इसके अंदर आपका ग्लास हो सकता है, राइट, इसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड हो सकता है, राइट, सो ये सारे वेस्ट जो है इनको एक डिप्रेशन में डाल दिया जाएगा और ऊपर से कवर किया जाएगा विद डर्ट, राइट। अब इससे क्या होगा आगे देखिए, राइट, landfill are also not really much of a solution since the amount of garbage generation especially in the metros has increased so much that these sites are getting filled too। जैसे जैसे पॉपुलेशन स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है लोगों को जो रिसोर्सेज का यूज है वो भी बढ़ रहा है, राइट, सो जो भी ये लैंडफिल्स हैं दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट, वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है। तो कहीं कहीं आप देख पाओगे कि जो डंपिंग वाला मेथड है वो भी यूज किया जा रहा है, राइट, और जाहिर सी बात है कि जब हम डंपिंग वाला कुछ सिस्टम यूज करेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट। और ये जो अभी मैंने बताया लैंडफिल सैनिटेशन, ये जो मेथड है इससे फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी wet waste, right। Also there is danger of seepage of chemicals etc from this landfills polluting the underground water resources, right। शायद
जो हमने वेस्ट उस लैंडफिल के अंदर डाला है, राइट, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हों, राइट, जो कि स्प्रेड हो जाए और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसको भी ये हार्म या फिर पोल्यूट कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ द लैंडफिल सैनिटेशन। बट ये ज्यादा प्रैक्टिस में आप नहीं देखोगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतने ज्यादा है स्टूडेंट्स कि ये लैंडफिल्स कम पड़ रहे हैं, भर जा रहे हैं और फिर कम भी पड़ रहे हैं, राइट। केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी स्टूडेंट्स, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको कैसे यूज करके, कैसे प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया गया, राइट, टू मेक द रोड्स जो कि बहुत ज्यादा सालों तक चल सकते हैं। तो ये प्लास्टिक को यूज किया, राइट। प्लास्टिक आप सभी को पता है प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन भी लिया है, राइट, कि प्लास्टिक कम से कम यूज करें, राइट। सो देखते हैं ये क्या है केस स्टडी। अ प्लास्टिक सैक manufacturer in Bangalore has managed to find the ideal solution to the ever increasing problem of accumulating plastic waste. बैंगलोर की बात है ये। अहमद खान, नाम याद रखना है, 57 years old, has been producing plastic sacks for 20 years. प्लास्टिक सैक, प्लास्टिक की थैली 20 साल से वो अपनी इंडस्ट्री में बना रहा था। About 8 years age, he realized that plastic waste are a real problem. Polyblend, what is polyblend? A fine powder of recycled modified plastic. What is polyblend? याद रखना है, a fine powder of recycled modified plastic was developed, ये develop किया था by his company. This mixture is mixed with the bitumen that is used to lay roads, right. So ये जो पॉलीब्लेंड है इसको बिटमिन के साथ मिक्स किया था, दोनों को मिक्स करने के बाद उसको इस्तेमाल किया गया था टू ले रोड्स। इन कोलैबोरेशन with RV College of Engineering and the Bangalore City Corporation, Ahmed Khan proved that blends, that is mixture of polyblend and bitumen, when used to lay roads, enhance the bitumen's water repellent property. मतलब ये जो polyblend बना है स्टूडेंट्स, ये जो polyblend जो ये बना है from the plastic, इसकी वजह से bitumen की जो water repellent property है वो बढ़ रही थी, right, and also helped to increase the road life by a factor 3. okay, so ये एक और चीज कर रहा था कि 3 गुना ज्यादा जो रोड की लाइफ है वो बढ़ रही थी, राइट। सो नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज व्हाट? एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। इंपॉर्टेंट, याद रखना है, राइट। पॉलीब्लेंड जो है उसको क्रिएट करने के लिए कोई भी एक प्लास्टिक की जरूरत थी, राइट। सो अब क्या हो रहा था? सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ₹0.40 per kg that rag pickers, राइट, जो रास्ते पर थैली वगैरह जो है वो लेते हैं, राइट, जमा करते हैं, हैज बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट, इनको पर केजी कितना मिलता था? 0.40 kg, राइट, ₹1 से भी कम। नाउ खान नाउ ऑफर्स ₹6, देख रहे हो आप कितना ज्यादा हाइक हुआ है, बिकॉज ये जो प्लास्टिक है इससे क्या बनता था? पॉलीब्लेंड, और ये पॉलीब्लेंड को जब विटामिन्स के साथ मिक्स कर सकते थे तो उसकी जो रोड है उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, रोड की लाइफ बढ़ सकती है और वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी आ सकती है, राइट। तो आप देख रहे हो प्लास्टिक का डिमांड उसने बढ़ाया, प्लास्टिक को एक सही तरीके से यूज किया, राइट, बिकॉज जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा एज अ वेस्ट, सो बहुत ही ज्यादा ये हार्मफुल होगा स्टूडेंट्स। okay, so using Khan's technique, by the year 2002 more than 40 kilometers of road in Bangalore was already been laid। आप सोच सकते हो बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये एक डिसीजन था, राइट स्टूडेंट्स, अहमद खान के द्वारा, और बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन का, राइट। सो इस तरीके से आप
देख सकते हो कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट का उन्होंने एक अच्छा इलाज ढूंढा, रेमेडी इलाज ढूंढा, राइट। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक। देख रहे हो आप कि मतलब वो इतना ज्यादा रोड्स बना रहा है, प्लास्टिक का यूज कर रहा है कि प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, दैट विच इज गुड, राइट, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, राइट। इन बैंगलोर टू प्रोड्यूस पॉली ब्लेंड, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं, पॉली ब्लेंड क्या होता है, राइट। पॉली ब्लेंड जब इस्तेमाल किया तो उससे क्या हुआ, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ी, रोड की लाइफ जो है वो इंक्रीज हुई, राइट। रैक पिकर्स को कितने अमाउंट मिलते थे पहले और उसके बाद कितने मिले, राइट। किसके किसके कोलैबोरेशन में ये जो प्लास्टिक वेस्ट की रेमेडी है उसको तैयार किया गया, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इधर से, इसको याद रखना है आप लोगों को, केस स्टडी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो साउंड पोल्यूशन के बाद है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, राइट। तो अब देखते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। द वेरियस सोर्सेस ऑफ radioactive materials are as follows. Natural sources, इसमें क्या आएगा, cosmic rays, radiations from earth such as radium 224, uranium 235, right, uranium 238, thorium 232 and radon 222, right. So ये क्या natural sources हैं radioactive pollution के, right. This is just for the purpose कि आपको एक आइडिया मिले कि क्या है रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, राइट। अब मैन मेड रेडिएशन में क्या आएगा, द रेडिएशंस आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम एंड प्लूटोनियम, राइट। तो रेडिएशन जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग व्हाट, माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम एंड प्लूटोनियम and in producing nuclear weapons, nuclear reactor and nuclear fuels causes pollution by radioactive radiation, right. तो nuclear reactor and nuclear fuel जो है ये भी क्या करते हैं, pollution create करते हैं using radioactive radiation, right. कैसे, the nuclear fuel and coolants are the source of radioactive radiation. क्या क्या सोर्स होता है स्टूडेंट्स, दी न्यूक्लियर फ्यूल एंड दी कूलेंट्स। व्हाट इज कूलेंट्स, कूलेंट्स क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें से हीट रिलीज करेंगे, व्हाट इज कूलेंट्स, विच विल रिलीज हीट, क्या रिलीज करेंगे, हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो हीलियम विच इज अ कूलेंट, लिक्विड सोडियम, सो ये क्या है, दे आर दी कूलेंट्स। रेडियोएक्टिव वेस्ट is also most important radioactive pollutant because these waste are not dumped at a particular or a right place, right. अभी यहाँ पर आप टेलीविजन के जो पार्ट्स हैं वो ले लो, राइट, या फिर मोबाइल्स के पार्ट्स ले लो, राइट। तो ये जो है ये प्रॉपरली डंप्ड करने का इनका अरेंजमेंट नहीं है, राइट। सो दे आल्सो कैन बी अ रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा नेचुरल सोर्सेज, मैनमेड सोर्सेज, थर्ड इज अदर सोर्सेज। Some of the radioactive elements, that is isotopes, are used in the experimental laboratories for scientific researches, which causes radioactive pollution. X-rays are also proved to be harmful effects, right? X-rays आप सभी को पता है कि ये एक क्या है, पॉल्यूटेंट का काम करता है, रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट का। और या सभी को पता है कि एक्सरे जो है दे आर दी वन ऑफ दी sources of the mutation, they are mutagens, right. एक्सरेज क्या होते हैं, म्यूटाजेंस होते हैं, जो ह्यूमंस के डीएनए में आप या फिर कह लो एनिमल्स या फिर प्लांट्स के डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, राइट। सो एक्सरेज भी क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, राइट।
क्या है ये? एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी बोलेंगे इसको, occurred in the 3 miles island and Chernobyl. Chernobyl आप सभी को पता है, Chernobyl disaster, right, which was in the you can say in Ukrainian SSR. Okay, it was held in Ukrainian SSR, right. ये हुआ था in on 26th of April, right, 26th of April in the 1985-86 के टाइम पर ये हुआ था Chernobyl disaster. ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था और काफी ज्यादा ये डेंजरस हुआ था, राइट. It has been recommended that storage of nuclear waste after sufficient per treatment should be done in suitable shielded containers buried within the rocks, right. आप देख रहे हो कि इसके लिए अरेंजमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसको अरेंजमेंट देने की कोशिश की गई है कि इसको क्या किया जाता है, एक सुटेबली शील्डेड कंटेनर में रखा जाएगा जो कि बरी किया जाएगा विद इन द रॉक्स अबाउट 500 meters deep below the earth's surface, right. देखो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होते हैं, राइट, रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स या रेडियोएक्टिव पोल्यूशन ही होते हैं टू द ह्यूमंस, राइट. प्लांट्स, इनको सबको सबसे ज्यादा हार्मफुल यही होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और सिर्फ 2-4 लाइफ को नहीं हार्म करते, बहुत सारी लाइफ को ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं. और इसका इफेक्ट आपको जनरेशंस तक दिखाई देगा, 2, 3, 4, 5 जनरेशंस तक आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ agrochemicals and improper resource utilization. In the wake of green revolution, use of agrochemicals like inorganic fertilizers and pesticides, weedicides, fungicides has increased manifold for enhancing crop, right. ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, राइट. एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल इज व्हाट, एग्रोकेमिकल्स, राइट. कैसे यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, राइट. ये सब चीजें यूज कर रहे हैं ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सके, राइट. बट इसका एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है, इट हार्म्स द नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, right, which are the important component of the soil ecosystem, right. ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम केमिकल्स को डालेंगे या रिलीज करेंगे ऑन एनी पार्ट, तो जरूरी नहीं है उस पार्ट पर जाकर ही वो अटैक करेगा, वो किसी और पार्ट को भी डैमेज कर सकता है, इवन सॉइल को भी डैमेज कर सकता है, राइट. The action of pollutants and improper resource utilization like unrestricted grazing, deforestation and poor irrigation practice increases soil erosion and desertification. Desertification क्या होता है, conversion of land into desert. Desertification क्या होता है, conversion of land into the desert formation, that is desertification, right. So यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी हम पॉल्यूटेंट्स, राइट, ये जो भी केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, देन दी डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन, राइट. ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं ये क्या इंक्रीज करेगा, सॉइल इरोजन एंड ऑफ कोर्स डेजर्टिफिकेशन. Irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging, right, and which results in the increased soil salinity. Salinity बढ़ जाएगी because of the water logging. Students, इसको याद रखना है. This is the effect of agrochemicals and improper resource utilization. केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट. ये इंडिया का है, राइट. वी शुड बी प्राउड कि ये जो केस स्टडी है दैट इज फ्रॉम इंडिया, एंड बहुत ही अच्छी चीज ये की गई थी बाय द फार्मर. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ cyclical zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrient for other process, right. एक process से जो भी न्यूट्रिएंट है उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं इन दी अनदर प्रोसेस, राइट. दिस
allows the maximum utilization of resource and increase the efficiency of the production, right? So the farmer Ramesh Chandra Dagar from Sonipat, Haryana is doing just this. He includes beekeeping, dairy management, water harvesting, compositing मतलब compost formation and agriculture in a chain process. ये सब ये जो कर रहा है ये एक चेन प्रोसेस में कर रहा है, राइट? आप समझ सकते हो कि क्या कर रहा है, एक चीज का इस्तेमाल दूसरे चीज में कर रहा है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में अभी देखा है, राइट? Which supports each allow an extremely economical and sustainable वेंचर, राइट? काफी इकोनॉमिकल है और सस्टेन कर सकता है, राइट? देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स as cattle excreta, that is dung, are used as compost or manure. Crop waste is used to create compost, सही बात है, which can be used as a natural fertilizer. क्यों केमिकल यूज करना भाई, क्यों पेस्टिसाइड्स यूज करना, क्यों इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड्स यूज करना, राइट? And can be used to generate natural gas भी produce कर सकते हैं, right? For satisfying the energy needs to the farm, right? Enthusiastic about spreading information and help on the practice for integrated organic farming. Davar has created a Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5,000 farmers, right? अभी जो ये क्लब है इसके साथ 5,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, राइट? जिसमें कुछ चीजें क्या की जाती है, साथ में की जाती है, राइट? जैसे बी कीपिंग है, राइट? उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कंपोस्ट को फॉर्म करना है, राइट? तो इस तरीके से एक चेन के फॉर्म में चलता है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, और ये जो तरीका है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट है वो भी कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना रेडियो एक्टिव pollution हमने देख लिया, राइट? देन वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल्स, राइट? और कैसे रिसोर्स को हम यूटिलाइज करने में कैपेबल नहीं है, राइट? और उसका एक एग्जांपल देखा हमने कि कैसे एक फार्मर ने क्या किया कि कैसे सोर्स को यूटिलाइज करते हैं, ये सिखाया, राइट? सो अब नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं। पहला है एयर पोल्यूशन को लेकर, राइट? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट? ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है आपको, राइट? जस्ट एक नोट्स है आपके लिए, और मैं एक बार फिर से एक रिवीजन का एक जो जरिया है ये भी बन जाएगा ये, राइट? पार्टिकुलेट साइज ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर are responsible for causing the greatest harm to the human health. These fine particles can be inhaled deep, बहुत छोटे हैं यार, तो ये इनको पता भी नहीं चलेगा ये अंदर जा चुके हैं, राइट? डीप इनटू दी लंग्स, और काफी अंदर तक जा सकते हैं बिकॉज छोटी साइज है, एंड कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू दी लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ, राइट? सो ये याद रखना है कि सेंट्रल, राइट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया था कि जो पर्टिकुलर साइज है 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम, ये जो है ये सबसे ज्यादा हार्म कॉज करते हैं टू ह्यूमन हेल्थ। ये एक स्पेशल पॉइंट है ऑन एयर पोल्यूशन। स्पेशल पॉइंट है ऑन कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट? ये भी मैंने आपको बताया था along with the scrubbers, electrostatic precipitators, right? Automobiles are the major cause of atmospheric pollution in the metro cities. Proper maintenance of automobiles along with the use of lead-free petrol or diesel can reduce the pollutants they emit. Right? Catalytic converters having expensive metals, namely platinum, पैलेडियम एंड रोडियम, राइट? मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये मेटल्स, राइट? इनका जो प्राइस है वो होता है पर ग्राम, 1 to 3 ग्राम का प्राइस होता है $30 के अराउंड, राइट? वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए आप देखोगे तो कार्स में आप सुनोगे कि चोरी हो गई है, राइट? एज अ कैटलिस्ट, राइट, are fitted into the automobiles for reducing the emission of the poisonous gases like carbon monoxide, hydrocarbons. As the exhaust passes the catalytic converter,
Unburnt hydrocarbons are converted into CO2 and water, and CO, that is carbon monoxide and nitric oxide, are converted or changed into carbon dioxide and nitrogen gas is released respectively, right? So जो NO2 है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका जो नाइट्रोजन है वो अपनी नेचुरल जो फॉर्म है, उसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वही फॉर्म में वो रिलीज होता है, राइट? Motor vehicles equipped with the catalytic converter should use unleaded petrol because lead is in a petrol inactivates the catalyst. ये जो लीड है, लेड जो है वो क्या करता है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स इनको इनएक्टिवेट कर देता है, राइट? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिकॉज you know all these things, right? मैंने already explain किया. That is, next is CNG, that is compressed natural gas. In the 1990s, Delhi ranked 4th among the 41 most polluted cities in the world, right? All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2012. So Delhi जो है ये one of the polluted cities थी वर्ल्ड की, राइट, इन 1990s में, बट अब जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे सुधरने की राह पर है, राइट? और जो 2002 की बात है यहाँ पर की गई है कि 2002 जो है तब तक जो बसेस थी वो सब किस पर रन करने लगे, सीएनजी, right? CNG is better than diesel because CNG burns most efficiently as compared to diesel or petrol in the automobiles, and very little of it is left unburned. Unburned जो है वो कम होता है, and CNG is also cheaper than petrol and diesel, right? Next students है mic, right? Mic is what? Methyl isocyanate, right? Now it was released in Bhopal gas tragedy on 3rd December 1984. आपने सुना होगा, right? भोपाल गैस ट्रेजेडी, really bad, बहुत ज्यादा लोग इसमें सफर किए थे, which is used in the production of savin insecticide in the Union Carbide factory, right? ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है, 3rd December 1984. किसकी वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट? इसके लीकेज की वजह से हुआ था. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं टेट्राइथाइल lead and tetramethyl lead are formed by combustion of petroleum. They are known to hamper hemoglobin formation. इसको याद रखना है, right? The disease produced by use of lead polluted water is called as plumbism. Important term है students. The disease produced by use of lead polluted water is called plumbism. Lead causes nervousness, anemia in human beings. It also damages kidney. So lead बहुत ज़्यादा harmful है, आप सभी को पता है कि नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डाल सकता है, राइट? किडनीज डैमेज कर सकता है, राइट? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Lead concentration in blood is considered alarming if it is 10 milligrams per 100 ml, right? Not milli, micrograms per ml. Okay, so जब 10 μg, that is per 100 ml होगा blood में lead, that concentration is what? The signal of danger. That means there might be some problem to the organs, or you can say to the vital organs. नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ डिजीज हैं, देख लो क्या क्या है. कॉमन डस्ट डिजीज इज नोन एज व्हाट? न्यूमोकोनियोसिस, राइट? न्यूमोकोनियोसिस. ओके, फर्स्ट देखते हैं डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट इन टेक्सटाइल वर्कर इज लंग फाइब्रोसिस और बाइसिनोसिस. ओके, सो कॉटन डस्ट से जो होता है दैट इज लंग फाइब्रोसिस. Disease due to coal dust is known as anthracosis, right? Disease due to asbestosis dust is known as asbestosis.
इन स्टोन ग्राइंडर्स डिजीज ड्यू टू सिलिका डस्ट इज नोन एज सिलिकोसिस, राइट। ये सब डिजीज आप सभी को पता है, दे आर ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज, राइट। इन आयरन मिल्स डिजीज ड्यू टू आयरन डस्ट इज नोन एज सिडरोसिस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट स्पेशल पॉइंट क्या है देखते हैं। स्टोन लेप्रोसी क्या होता है, राइट। स्टोन लेप्रोसी इज कॉज्ड ड्यू टू एसिड रेन, पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज बिकॉज ड्यू टू एसिड रेन outer surface of metals, marbles and stones are destroyed, right? So that is what is stone leprosy. Baby blue disease is caused by high amount of nitrate in the water. So exam में आ सकता है what is baby blue disease, तो याद रखना है जब increased amount of nitrate होता है water में, this causes baby blue disease which is also called methemoglobinemia, okay, or cyanosis, right? Methemoglobinemia and or cyanosis. Hypertension and uremia is caused by copper. Uremia आप सभी को पता है, accumulation of urea and other waste, that is uremia. Arsenic causes blackfoot disease and poisoning in fodder plants which are eaten by livestock and cause their death, right? So arsenic जब फूडर प्लांट्स मतलब जो ऐसे फूड्स हैं जो लाइव स्टॉक को दिए जाते हैं, तो वो जो लाइव स्टॉक है जब वो उसको खाएगा which contains arsenic then it will lead to the death, right? बहुत ही हार्मफुल ये एलिमेंट्स है, मेटल्स हैं। कैडमियम causes anemia, hypertension, डैमेज टू लिवर, किडनीज, राइट। और एक और चीज याद रखनी, इन जापान इट कॉस्ट सॉफ्टनिंग ऑफ बोन या फिर बोन सॉफ्टनिंग और स्केलेटन डिफॉर्मिटी कॉल्ड इटाई डिजीज और आउच आउच, राइट। हर्ट, इटाई का मतलब क्या होता है, इट हर्ट्स, राइट। सो इट हर्ट्स, इसको एक और नाम है इट हर्ट्स डिजीज, ओके, जो कि कहा हुआ था जापान में ड्यू टू कैडमियम। कैडमियम की वजह से जापान में क्या हुआ था, बोन सॉफ्टनिंग, राइट। नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट कर रहा था और कहीं ना कहीं जो पूरा जो बोन है वो क्या हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड्स, द हायर concentration of fluorides causes chlorosis, necrosis in tips and margins of the leaf, right? You all know this कि जो fluoride का concentration है वो अगर ज़्यादा है so it can cause chlorosis or necrosis, right? And the compounds of fluorine reach in the animals through the fodder, right? Food, that is plant, and cause abnormal calcification of teeth. This is called fluorosis, right? So humans में abnormal calcification of teeth भी हो सकता है, right? The experts holds that the maximum level of fluoride which the human body cannot tolerate is 1.5 parts per million, right? When ingested in excess over a long period of time it causes fluorosis. So fluorosis कब होगा, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में और बहुत ज्यादा टाइम तक हम ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज फ्लोराइड्स का डिसएडवांटेज या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स, राइट। प्लांट्स को तो वो हार्म कर रहा है, प्लांट्स को हम खाएंगे, राइट। तो जाहिर सी बात है ह्यूमंस को भी ये हार्म करता है, राइट। इट शुड बी at a tolerable rate, that is 1.5 parts per million. So next special point है स्टूडेंट्स, इल नीनो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन गेट वार्म in this process and warm water current flows to Ecuador in Peru in between 5 to 8 year at Christmas time, right? So आपको जस्ट याद रखना है कि इलेनो इफेक्ट होता है, राइट। सो इलेनो इफेक्ट में याद रखो कि जो वाटर है वो वार्म हो जाता है एंड इट ट्रेवल्स टू द इक्वेडोर एंड पेरू फ्रॉम 5 in between 5 to 8 years at the time of Christmas. Effect of El Nino is flood, drought, monsoon damage in India. On the other hand, when cold water comes in effect
in Pacific Ocean. It is called La Nina effect. La Nina, El Nino effect. La Nina effect होता है जब कोल्ड वाटर की बात हो रही है. El Nino effect होता है जब हम वार्म वाटर की बात करेंगे. राइट. मेजर पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन इज CFC. राइट. ये इसका पार्ट नहीं है एल नीनो इफेक्ट का, ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट है. मेजर पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन इज CFC. नेक्स्ट, एनवायरमेंटल लॉस फॉर कंट्रोलिंग. नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, that is NEPA, National Environment Protection Act 1986. This act clearly brings the protection of the water, soil quality, controlling the environmental pollutants. Right. Next है the Insecticide Act 1968. Years याद रखना है students. This act deals with the regulation of import, manufacture, sale, transport, distribution and the use of insecticide with a view of preventing risk to the human health and other organisms like plants. Right, so insecticide acts में भी बताई गई है 1968 के कि there should be proper implementation, right, proper protocol होना चाहिए, right, transportation proper होना चाहिए, right, ताकि जो रिस्क है इस इंसेक्टिसाइड का वो ना हो ऑन दी ह्यूमन हेल्थ एंड दी अदर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. राइट, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. दिस एक्ट डील्स विद द preservation of water quality and control of water pollution with a concern for the detrimental effects of water pollutants on the human health. Okay, so ये third है, that is the water pollution को कैसे prevent and control करें. Right, in the year 1974 गवर्नमेंट ने बिल्ड किया था. right, so this is the third law. फोर्थ लॉ ही सेम है ऑलमोस्ट. राइट, बस एयर की बात की गई है और ये लॉ कब आया था 1981 में. दिस एक्ट डील्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ एयर क्वालिटी एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन विद अ कंसर्न फॉर द डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड आल्सो ऑन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. राइट, तो ये आपको सिर्फ लॉज याद रखने. राइट, इसमें क्या हो रहा है ये तो आपको पता चल ही रहा है. एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए. राइट, पॉल्यूशन वाटर का ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि जो उसका इफेक्ट है वो एकदम कम से कम हो ह्यूमन हेल्थ पर एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम. राइट, recognizing the deleterious effects of ozone depletion, an international treaty known as the Montreal Protocol, important है students, Montreal Protocol was signed in 1987 at Montreal, Canada. right, important है, याद रखना है. ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन मॉन्ट्रियल, कनाडा. राइट, 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज signed the Montreal Protocol to protect the stratospheric ozone. It is effective in 1989. More than 175 countries have signed the Montreal Protocol. Right, तो अभी तक आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया है, इसको अप्रूव किया है. UNCED, that is United Nations Conference on Environment and Development, Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in 1992 for reducing what greenhouse gases and biodiversity conservation and make Agenda 21. Agenda 21 यही है, that is Earth Summit which was held in Rio de Janeiro for reducing the greenhouse gases and biodiversity conservation. That is only the Agenda 21. Right. So next आगे बढ़ते हैं students. Students, और important information मैं दे रहा हूँ आपको. Kyoto Protocol. Kyoto was once the capital of Japan. Conference held in Kyoto, Japan for climate change in 1997.
This protocol requires countries to take appropriate measures to reduce their overall greenhouse gas emission, right? यहाँ पर भी वही बात की गई है about the greenhouse emission to a level at 5% below the 1990 level by the commitment period 2008 to 2012, right? सो यहाँ पर बताया गया है कि जो परसेंट है वो कितना होना चाहिए, बिलो 5, राइट? सो ये भी क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसमें भी आप देखोगे कि तो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज थी इनको बुलाया गया था, राइट? और ये जो बात है वो बताई गई थी, दैट वाज ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल किस पर था? इट वाज फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्टूडेंट्स इसको। वर्ल्ड समिट on sustainable development 2002 was held in Johannesburg, South Africa. Important ये dates हैं और ये मुद्दे हैं, याद रखना है आप लोगों को। World Summit on Sustainable Development was held in 2002 in Johannesburg, South Africa. Important है बहुत students. Important dates about the environmental issues. COP, that is what conferences of the parties. UNCED आप सभी को पता है what is the full form of UNCED, which was from June 1992 and it was effective from March 1990. So students यहाँ पर आपको COP 1 दिया हुआ मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 मार्च 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP 3 दिसंबर 1997 क्योटो में हुआ था जापान में, जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया था, राइट? और COP 11 दिसंबर 2005 मॉन्ट्रियल कनाडा इम्प्लीमेंटिंग दी क्योटो प्रोटोकॉल, राइट? 2005 से। COP 17 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक चला था 2011 डरबन साउथ अफ्रीका में, राइट? COP 18 2012 तक चला था, राइट? फ्रॉम 26 नवंबर टू 7 दिसंबर, ईयर है 2012, दोहा कतार में हुआ था। COP 19 18 के बाद 19 22 नवंबर 2013 में हुआ था इन वार्सो पोलैंड। COP 20 12 दिसंबर 2014 को हुआ था लिमा पेरू में, राइट? COP 21 30 नवंबर, राइट? 11 दिसंबर तक 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, राइट? COP 22 7th to 18th नवंबर 2016 मराकेश मोरक्को में हुआ था, राइट? 2017 में COP 23 हुआ था 6th to 17th नवंबर इन बॉन जर्मनी, राइट? एंड COP 24 2 दिसंबर to 14th दिसंबर 2018 में हुआ था कोटोविस पोलैंड में, राइट? तो मेन तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही याद रखना है स्टूडेंट्स, ये वाला, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट important information है थर्ड पोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्केप पोल्यूशन। ये क्या होता है? जब जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन हो जाता है, किस वजह से? बाय डंपिंग वेस्ट। किस टाइप के वेस्ट? एश, इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट? सो इसको हम कहेंगे लैंडस्केप पोल्यूशन, राइट? जो कि फर्टाइल लैंड को बैरन बनाएगा। नेक्स्ट है इंसिनरेशंस। इंसिनरेशंस दैट इज सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। The use of incinerators is the crucial to disposal of the hospital waste, right? Used syringes, right? और कोई medical related waste जो है उनको dispose करने के लिए incinerators जरूरी रहते हैं, right? Pyrolysis is what? Solid waste burning in the absence of oxygen. दोनों opposite terms हैं, incinerations and pyrolysis. Flue gas, gas which is released from चिमनी। चिमनी आपने सुना होगा, so, चिमनी से जो गैस रिलीज होता है दैट इज फ्लू गैस। प्लूम, प्लूम इज व्हाट? स्मोक व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम चिमनी। स्मोक व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम चिमनी इज कॉल्ड द प्लूम। फ्लू गैस इज व्हाट? द गैस व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम चिमनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, these are hot water springs in the deep oceans having the high concentration of H2S, hydrogen sulfide. Ocean waters oxidize H2S, ocean water oxidized H2S, producing energy which is used by the bacteria, filter feeders, that is calms that
eat the bacteria so that its food chain is based on chemical energy, राइट. सो यहाँ पर बताया हुआ है स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो क्या हैं. दीज आर व्हाट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स. ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स नेचुरल स्प्रिंग्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, इन द डीप ओशन, जहाँ पर H2S का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वहां पर ये H2S जो है ओशन के जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज करते हैं H2S को, ताकि एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है वो फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर हो सके, राइट, या हो सके. आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, राइट. जो बैक्टीरियाज हैं दे यूज H2S, राइट, एज फॉर दी you can say production of the food, right. हमने पढ़ा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में जो कि यूज करते हैं H2S, not the H2O. Phytotrons, a such type of house where plants are grown in controlled environment. control environment, proper environment में जब, optimum environment में जब grow किया जाता है plants को, इस तरीके के हाउस को क्या बोलेंगे, phytotrons. बस स्टूडेंट्स ये टर्म्स आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है. हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन और आल्सो नोन एज व्हाट, द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स. इसको भी याद रखना है, VOC, आल्सो नोन एज व्हाट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, राइट. इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ई-वेस्ट, ये याद रखना है. इररिपेयरेबल computers and other electronic goods are known as the electronic waste, right. so ये examples हैं electric goods, right, जैसे आपके कुछ सर्किट्स हो गए जो वेस्ट हैं, राइट. मोबाइल का, इनफैक्ट मोबाइल चार्जर भी एक तरीके का ई वेस्ट है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है. टीवी खराब पड़ी हुई है, दैट इज ऑल व्हाट, ई वेस्ट. ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड, राइट. ये क्या करते हैं, इनको या तो फिर लैंडफिल्स में डालते हैं या फिर बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. इवेंचुअली रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, राइट. उसको रिसाइकिल कर लेकर आना वापस, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ऑन गंगा एक्शन प्लान. गंगा यमुना एक्शन प्लान हमने डिस्कस किया था, राइट. इट इज फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन गंगा, 1985 में आया, right. It included the cities of Kolkata and Kanpur, right. At 50 ppm CO converts carbon monoxide. जब 50 ppm होता है तो क्या होता है, 7.5% जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन within 8 hours, right. तो at 50 ppm CO converts 7.5% of hemoglobin into carboxy hemoglobin. मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज्ड बाय चाइना. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस कौन रिलीज करता है, चाइना, राइट. कॉटन डस्ट इज द इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट इन अहमदाबाद. ओके, सो दिस वाज फॉर द लेक्चर स्टूडेंट्स, और उम्मीद करूं आपको समझ में आया होगा. स्पेशल पॉइंट्स, राइट, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको याद रखनी है, राइट. उसमें कोई भी ऐसी नहीं है यार कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो जनरली आपको याद ही रखनी है. और साउंड पोल्यूशन याद रखो, वाटर एंड एयर, दैट्स इट. बहुत ही इजी है, राइट. और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा जो है आपको देखेंगे तो फैक्चुअल चीजें ज्यादा दिखाई देंगी एज कंपेयर टू एनी कॉन्सेप्चुअल चीजें. कुछ चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल जो समझने वाली है, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर है, राइट. उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, राइट. ये सब है चीजें जो कॉन्सेप्चुअल हैं, बट मेजर जो है वो आपको याद करने वाली ही चीजें हैं, राइट. सो दिस वाज फॉर द टुडेज सेशन एंड उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. सो दिस वाज दी